हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए देखिए, ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, ये हम देखेंगे। ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास होंगे। ये जो है इसकी मेन थीम है कि आप अगर किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी अदर स्टेट की अगर पीसीएस की आप तैयारी करते हो, तो उनमें ये सभी चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस चैप्टर में वैसे पॉइंट्स को नोट किया गया है जो आपको इम्पोर्टेंट के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एंशिएंट की क्लास। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या होता है। स्रोत मतलब होता है कि हम किस किस माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें एक पुरातात्विक स्रोत होता है और एक जो स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत होता है। क्या एक जो होता है साहित्यिक स्रोत होता है। देखिए, ये जो पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए पुरातात्विक स्रोत के मतलब होता है वैसा स्रोत जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हम अभिलेख, स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं मोहरों के मोहर जो होते हैं उनके माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो चलिए देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो होता है उसमें अभिलेख आ गया। तो अभिलेख में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिलेख में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और अभिलेख के लिए क्या कौन सी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, ये जो बताते हैं पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम देखेंगे देखिए, ये जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपात्र और दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण होते हैं। ये जो है आपको बता दें, जो प्राचीन भारत में जितने भी अधिकांश अभिलेख थे वो पाषाण शिलाएँ, स्तंभ, ताम्रपात्र और दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। और इसकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है क्या कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख में जो है, देखिए आप सेकेंड पॉइंट जो है करा है कि सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजोई से प्राप्त अभिलेख है। देखिए, ये जो प्रश्न है अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ का अभिलेख है या कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो जो है कि मध्य एशिया के बोगजोई से प्राप्त अभिलेख है। देखिए, ये जो बोगजोई अभिलेख आप देख रहे हैं, इस पे देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य के नाम से भी मिलते हैं। जितने भी अभिलेख हैं वो बोगजोई से प्राप्त अभिलेख है, लेकिन इस पे जो है देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य के नाम से मिलते हैं। और जो है इनके भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो वो हैं अशोक के। देखिए, अशोक के अभिलेख को D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक के इतिहास को सफल प्रयास लिखने का किया है। और जो है अशोक के अभिलेख पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में लिपि में मिले हैं, तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपि में मिली हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिलेख के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख जो थे हम आपको बता दें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख भी देखेंगे और अभिलेख में देखेंगे उसका शासक कौन थे और उसका विषय क्या है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम हाथी गुफा अभिलेख। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल इसका शासक था और इसकी विषय है कि खारवेल के शासन की घटनाओं का क्या किया जाता था, क्रमबद्ध विवरण मिलता है। दूसरा अभिलेख हम देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रादामन के शासक के समय में आया था और इनसे जो है रुद्रादामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृत्यों की विवरण प्राप्त होता है। और तीसरा जो बता दें हम आपको, देखिए नेक्स्ट अभिलेख है नासिक अभिलेख। बताइए कि नासिक अभिलेख जब आया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन थे, गौतमी बालाश्री वहाँ का शासक थे। देखिए, इनके मुख्य विषय है कि सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण जो है नासिक अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त शासन काल में आया था और इनकी कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि इसके विजय एवं नीतियों का, समुद्रगुप्त के जितने भी इनके विजय और नीतियों का विवरण किसमें मिलता है, प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है।
ये थे कुछ अभिलेख। और नेक्स्ट अभिलेख हम देखते हैं जैसे ऐहोल अभिलेख। तो जैसे ऐहोल अभिलेख हम देखेंगे, देखिए ये जो अभी ऐहोल अभिलेख देख रहे हैं आप, ये जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इससे ऐहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। नेक्स्ट अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। देखिए भीतरी स्तंभ लेख इसके शासक थे स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया था। और भीतरी स्तंभ लेख से जो है स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट अभिलेख हम आपको बता दें मंदसौर का अभिलेख है। देखिए मंदसौर के अभिलेख जो है, मंदसौर के अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्धन यशोधमर्मन जी ये शासक थे। देखिए बता दें ये मंदसौर अभिलेख से जितने भी इनके समय में सैनिक उपलब्धियों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ये थे पुरातात्विक स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं। अभिलेख के बाद हम देखेंगे कि स्मारक और भवन। स्मारक और भवन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए स्मारक और भवन से हम प्राचीन भारत में उसके आध्यात्मिक और धर्मनिष्ठा का क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। सबसे मेन बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुआ था उससे मिले भवन में 5500 वर्ष पुरानी सेंगब सभ्यता का पता चलता है। और अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है, तो वो 8000 साल लगभग क्या है, पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने साल पुरानी है, तो 8000 साल पुरानी है। देखिए पुरातात्विक स्रोत में हम अब कुछ देखेंगे स्मारक और भवन। उसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है उसके कुछ हमें जो है विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर भी मिले हैं। तो जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि कहाँ है, झांसी में। आपसे पूछा जाए भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, तो कानपुर में। ऐसे ही इस प्रकार की अजंता की एक गुफाओं का चित्र भी मिला है जो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के प्राप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए और एक जो ये सब मंदिर जितने देखे हैं, वो जो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर है वो नागर शैली से निर्मित है। और मध्य भारत के जितने भी मंदिर है वो बेसर शैली। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है देख रहे हैं, दक्षिण भारत के मंदिर वो जो द्रविड़ शैली से क्या है, निर्मित है। ये थे पुरातात्विक स्रोत के स्मारक और भवन से संबंधित कुछ जानकारी। और हम इसके आगे हम देखते हैं कि सिक्के। देखिए सिक्के जो है प्राचीन राजाओं जितने होते थे उनके द्वारा सिक्के ढलवाए जाते थे। और सिक्के से जो है प्रचुर मात्रा में प्राचीन इतिहास की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती थी। ये थे सिक्के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं सिक्के से संबंधित। देखिए पुराने सिक्के जो होते थे राजाओं द्वारा तो ढलाया जाता था, लेकिन पुराने सिक्के अक्सर तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। ये जो पॉइंट्स है आप नोट कर लीजिए कि पुराने सिक्के प्राचीन समय में जो होते थे तांबा, चांदी, सोना और सीसा के बना करते थे। देखिए जितने भी प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें आहत कहा जाता था। देखिए आहत जो होता है, जो ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण, जितने भी थे ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें क्या कहा गया, आहत मुद्रा कहा गया था। ये आहत मुद्रा जो है क्या चीज़ के बने होते थे, तांबा, चांदी, सोना और सीसा के धातु के बने होते थे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आहत सिक्के को हम क्या कहते हैं, पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। देखिए इस सिक्के पर जो है पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र का भी चिन्ह मिलते थे। ये जो पॉइंट्स है आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र का चिन्ह भी मिला करते थे। और जो है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। देखिए पुरातात्विक स्रोत के जो अब बच गए यहाँ पर मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे, इनसे संबंधित पॉइंट्स है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण जो है कब से स्टार्ट होता है, कुषाण काल से आरंभ होता है। देखिए इस मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव होता है और ये जो है मथुरा कला पूर्णतः क्या होता है, स्वदेशी होता है। जैसे मैं बता दें कि अजंता के चित्रों में चित्रकला की अगर बात करें
तो अजंता की जो चित्र है उसमें आप देखेंगे मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। और जो बोधि स्थित पदामिनी का चित्र यहाँ का क्या था, सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और मोहर की बात करें तो प्राचीन भारत में मोहर का प्रयोग जो है कि व्यापारिक दृष्टि के, व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त होता है। तो बताइए कि मोहरों से जो है क्या चीज़ की जानकारी प्राप्त होता था, तो व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में इनसे पर्याप्त जानकारी प्राप्त होता था। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्लास प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट क्लास ऐसे ही देखने के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास या इतिहास का जो भी क्लास है, मिडाइवल हो, एंशिएंट हो या फिर मॉडर्न, सभी क्लास आने वाले हैं। तो इन सभी क्लास को स्टडी करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।